हो गया। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। कुछ बातें मैं डिस्कस करना चाहता था, तो मैंने सोचा कि एक लाइव सेशन रखते हैं और कुछ पॉइंट्स हैं जो लास्ट 5 इयर्स के जो पेपर्स हैं जेईई एडवांस के, उनके बारे में थोड़ा सा हम एनालिसिस करना चाहते हैं और उसी को लेकर के मैं आया हूं आज आपके पास में। बच्चों, आईआईटी जेईई एडवांस का जो एग्जाम है इतना फ्रेश एग्जाम है। ओके, मेरे ख्याल से अब हम लोग लाइव आ चुके हैं। यस, देख पा रहा हूं मैं अपने आप को। तो आईआईटी जेईई एडवांस का जो एग्जाम है इतना फ्रेश एग्जाम है कि इसमें हर एक क्वेश्चन जो बनता है, ठीक है, मोर और लेस वो बिल्कुल नया होता है और बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगा भी हर चैप्टर से रिलेटेड कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है। और जो बच्चों का एक फोबिया है कि यार जेईई एडवांस का जो एग्जाम है इट इज टफ, डिफिकल्ट एग्जाम है, तो वो चीज मैं देखूंगा कि किस तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा अप्रोच रखना चाहिए एग्जाम के वक्त, और जो लास्ट टाइम है आपका उसमें प्रिपरेशन किस तरीके से आप लोगों को करनी चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग करेंगे डिस्कस। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं कि 2016 से 2020 तक, 2016 से 2020 तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का रहा है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पिछले 5 साल के जो पेपर हैं जेईई एडवांस के, इस साल आईआईटी जेईई का एडवांस काफी लेट हो गया है, लेकिन पिछले 5 साल के जो रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है, साउंड क्लियर है, उनका हम लोग थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। इसमें देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो पिछले 5 सालों में आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो क्वेश्चन भी हम देखेंगे। जीओसी से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक सिंगल करेक्ट, 2 सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, 3 मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, 2 इंटीजर टाइप क्वेश्चन, टोटल 7 क्वेश्चंस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे गए हैं, ठीक है। आइसोमेरिज्म से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 6, जिसमें से 3 एससीक्यू है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन 3 है और टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं 6। लेकिन सरप्राइजिंगली मैं आपको बताऊं, हाइड्रोकार्बन से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो थोड़ा सा हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो 1 सिंगल करेक्ट, 4 मल्टीपल करेक्ट, 1 इंटीजर, टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हाइड्रोकार्बन टॉपिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें, देखो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर का एक ही क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज नॉट सो डिफिकल्ट, डरने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए 2 आंसर्स करेक्ट थे। इसके लिए अगर अपन देखें तो इसको 1-क्लोरो-4 मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं, और CH3 बेंजीन से जुड़ा है तो इसको टॉल्वीन भी बोल सकते हैं, 4-क्लोरो-टॉल्वीन। तो हम ये सोच सकते हैं कि आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर सेट ऑफ रूल्स है, नॉर्म्स हैं, और उस पर क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम ही होती है, ठीक है। मगर मैं जो बताना चाह रहा हूं वो है कि जीओसी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो एक्चुअल मार्क्स आप लोग इससे ला सकते हो, गेन कर सकते हो, और इतना डिफिकल्ट ये होता नहीं है, ठीक है। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं रेजोनेंस के, मिजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, एसिड बेस स्ट्रेंथ, तो आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जब एग्जाम देने जाते हैं तो मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के 3-3 पार्ट, इतने सारे क्वेश्चंस और सारे न्यू फ्रेश क्वेश्चंस होते हैं, तो थोड़ा सा एनालिसिस करने में टाइम लग जाता है। और मैं कहूंगा कि जो क्वेश्चंस आप जेईई एडवांस में अटेम्प्ट करें, जो क्वेश्चंस आप जेईई एडवांस में अटेम्प्ट करें, उनमें टाइम लें, हर एक ऑप्शन का क्रॉस चेक करें, ठीक है, तभी आप बता सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन को देख करके सबने सोचा यार मिथाइल 2 ग्रुप्स हैं, ये टर्शरी है, ये भी टर्शरी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये जो लोन पेयर है इसमें लगता है SIR इफेक्ट, और ये अपने प्लेन से कर जाता है रोटेट, और इसी वजह से इसमें रेजोनेंस इफेक्ट नहीं हो पाता है। लोकेलाइज्ड लोन पेयर ये होता है, और अगर ये लोकेलाइज्ड लोन पेयर होता है तो ये ज्यादा बेसिक होगा। बाकी सबके कंपैरिजन में लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर बेंजीन के साथ रेजोनेंस शो कर रहा है। तो बच्चों यहीं से कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस इफेक्ट इन 3 इज मोर देन, रेजोनेंस इफेक्ट 3 में ज्यादा होगा, किससे? 4 से, बिकॉज यहां रेजोनेंस होगा जबकि यहां लोन पेयर आउट ऑफ रेजोनेंस चला जाता है, SIR इफेक्ट लगता है, ठीक है। जो ये ऑप्शन था, द मैग्नीट्यूड ऑफ पीकेबी डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 इज मोर देन दैट बिटवीन 3 and 4।
तो बच्चों 3 और 4 के बीच में बेस स्ट्रेंथ का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि यहां नाइट्रोजन पे लोन पेयर डिलोकेलाइज्ड है और यहां लोन पेयर लोकेलाइज्ड है, और इसीलिए मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला जो ऑप्शन था ये डिसाइडिंग फैक्टर था, और एक एक ऑप्शन को जिसने चेक किया उसने क्वेश्चन को अच्छे से किया होगा। स्टेरिक इफेक्ट मेक्स कंपाउंड 4 मोर बेसिक, तो ये स्टेरिक इफेक्ट है जिसकी वजह से इसमें लग रहा है SIR, और ये मोर बेसिक बना देता है। तो यही एक क्वेश्चन था GOC का जो थोड़ा सा पिछले 5 सालों में थोड़ा सा टिपिकल आया है, और इस क्वेश्चन में थोड़ा ऑप्शन को, एक एक ऑप्शन को चेक करने के साथ जिसने किया होगा उसने इस क्वेश्चन को सही किया होगा। बाकी क्वेश्चंस काफी इजी आए, हालांकि ये क्वेश्चन भी बिल्कुल फ्रेश है। अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो यहां पर आप देखोगे कि जो हाइड्रोजन एटम यहां से निकलेगा, ठीक है, एसिड स्ट्रेंथ के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है, और अगर यहां से H+ निकलेगा तो क्या होगा, यहां पर लोन पेयर आएगा जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, पार्ट ऑफ एरोमेटिक होगा, पार्ट ऑफ एरोमेटिक होगा, और पार्ट ऑफ एरोमेटिक होने की वजह से ये सबसे ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक होगा, ठीक है, ये सबसे स्ट्रांगली एसिडिक होगा। दैट मेक्स दिस डी ऑप्शन रॉन्ग, ठीक है, डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। बाकी तो स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा, क्योंकि यहां पर एरोमेटिक होगा, यहां पर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, यहां पर sp कार्बन होगा, यहां sp2 कार्बन होगा, तो सेकंड को, फिफ्थ को और थर्ड को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर कर सकते हैं, और फोर्थ में और फर्स्ट में रेजोनेंस इफेक्ट तो सबसे स्ट्रांग है, क्योंकि कॉन्जुगेटेड बन रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बन रहा है, राइट। तो बच्चों मैं आपसे बोल रहा था कि और जो क्वेश्चन आए, जैसे ये हलवा क्वेश्चन है, अब इंटीजर टाइप जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि उसमें सबसे पहले आप करो SCQ और उसके बाद करने चाहिए इंटीजर टाइप, क्योंकि उसमें हमें पता होता है कि क्या सही क्या गलत है। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन में चारों ऑप्शन हमें मिला करके चेक करने होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। देखो एग्जाम जब हम देने जा रहे हैं तो एग्जाम में हमें मार्क्स लाने से मतलब है, हमारे नॉलेज से इतना मतलब नहीं। वहां पर हमेशा आपको क्वेश्चन नया मिल रहा है, कितने भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके चले जाओ क्वेश्चन नया मिलेगा, और जब नया मिलेगा तो ये इंपॉर्टेंट है कि मार्क्स ज्यादा से ज्यादा लाएं। तो ये सबसे हलवा टाइप का क्वेश्चन था। ये एरोमेटिक है, ये पार्ट ऑफ एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये बेंजीन रिंग एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, और इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन ढूंढना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है, और ऐसे क्वेश्चन अगर आपने एग्जाम में ढूंढे और 7 में से 3-4 क्वेश्चन आप सही कर गए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और मार्क्स अगर शुरू में आ जाते हैं पेपर में तो काफी अच्छा रहता है। और हम कोई टफ क्वेश्चन में फंस गए जिसको हम कर भी नहीं पा रहे, सॉल्व भी नहीं कर पा रहे और उसमें हमारा टाइम वेस्ट हो गया, तो फिर हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये थे GOC के क्वेश्चन। मैंने आपको बताया कि जो GOC है इसके 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2 सिंगल करेक्ट, 3 मल्टीपल करेक्ट, और टोटल 7 क्वेश्चंस। आइसोमेरिज्म में कुल 6 क्वेश्चंस, हाइड्रोकार्बन में 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स में 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, उसके बारे में भी हम बातचीत करते हैं। अल्कोहल फिनॉल ईथर टॉपिक में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। एल्डिहाइड कीटोन एज यूजुअल, सारी नेम रिएक्शंस, मैक्सिमम इनोलेट रिएक्शन सब इसमें है, और इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं 9, 1 सिंगल करेक्ट है, 3 पैराग्राफ बेस्ड है, 4 इंटीजर्स हैं, और 1 मैच द कॉलम पूछा गया है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव में 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हालांकि मैं इसको क्लासिफाई ऐसे नहीं कर सकता कि प्योरली कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वेश्चन है, प्योरली कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वेश्चन है ऐसे नहीं बोल सकता, क्योंकि मिक्सिंग रहती है, ठीक है। हम देखेंगे भी किस तरह की मिक्सिंग रहती है अमीन्स में। हालांकि इसमें भी मैं ये नहीं बोल सकता कि प्योरली इसका क्वेश्चन है, लेकिन एरोमेटिक और एलिफेटिक अमीन मिला करके 4 SCQ पूछे गए हैं, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, 1 मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस पैराग्राफ पर बेस्ड आए हैं, 2 इंटीजर क्वेश्चंस आए हैं, टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बच्चों इस पर बहुत टारगेट हो रहा है, ठीक है, अमीन्स पर बहुत टारगेट हो रहा है। एनिलीन की रिएक्शन, ब्रोमिनेशन, एसिटाइलेशन, ठीक है, डायजोटाइजेशन, कपलिंग रिएक्शन, हम देखेंगे भी किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बायोमोलिक्यूल पर एज यूजुअल थोड़े से कम ही पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2 मल्टीपल करेक्ट और 1 इंटीजर टाइप। और पॉलीमर्स पर बच्चों 1 क्वेश्चन आया है। मैं आपको बताता हूं पॉलीमर बायोमोलिक्यूल में मार्क्स लाना बहुत ईजी है, कंपैरेटिवली काफी ज्यादा ईजी है इस पर मार्क्स लेकर के आना, ठीक है। लेंदी क्वेश्चंस, इधर सारा क्वेश्चन जिसमें रिएक्टेड प्रोडक्ट नहीं, वो मैं बताता हूं आपको कि क्यों नहीं कर पाते हो। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर 1 क्वेश्चन आया है, वो हम करते हैं डिस्कस, ठीक है। जैसे कि बच्चों बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर हम कन्वर्जन नहीं कर पाते। अब जैसे ये क्वेश्चन है,
अब ये क्वेश्चन में बहुत सारे न्यूमैन प्रोजेक्शन दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा आपको ये बताना था कि यार आइडेंटिकल कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें एक फंक्शनल ग्रुप है OH, और OH फंक्शनल ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसमें 2 मिथाइल हैं, ठीक है, ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसमें 2 मिथाइल हैं। यहां पर भी देखो OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा है, 2 मिथाइल है। यहां पर भी OH ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसमें, अब ये पॉसिबल है, ठीक है, यहां पर देखो OH ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसमें इथाइल है और आइसोप्रोपाइल है। तो आप इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर बना ले, देखो इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको नहीं आता है, ठीक है। अगर आप इसका बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर भी बना लें, बहुत सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर भी बना लें, तो काफी ज्यादा क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। मिथाइल, इथाइल, यहां पर कार्बन, OH, CH3 3 डिग्री अल्कोहल यहां पर क्या होगा, बनेगा। ऐसे सबके लिए स्ट्रक्चर बना लें आप। ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा क्या होते हैं, इजी होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाने से भी अगर क्वेश्चन हो जाता है तो ऐसे क्वेश्चंस को जरूर पकड़ना चाहिए। और कुछ क्वेश्चन आजकल ऐसे आते हैं जिसमें आपको कन्वर्ट कराना पड़ता है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज भी डाल रहे थे कि सर इसको थोड़ा सा बता भी दीजिए कि कैसे हम इसका कन्वर्जन करते हैं। गुड इवनिंग अमन कुमार, स्वस्तिक, आनंद भारत, गुड इवनिंग, ठीक है। थोड़ा सा क्या है, नॉलेज का एग्जाम तो खैर है, लेकिन उसके साथ साथ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम में कैसा है उसका भी ये एग्जाम है, और आप प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो, ठीक है, उसका भी एग्जाम है, क्योंकि क्वेश्चन नया रहता है, नई सिचुएशन में आपको डाला जाता है। जैसे ये अगर दिया जाए तो बच्चों इसको आप ऐसे कन्वर्ट करो, CHOH इन द प्लेन, OH आउट ऑफ प्लेन, ठीक है, ये बोल्डेड बॉन्ड है, ये डैश बॉन्ड है, हाइड्रोजन आउट ऑफ प्लेन, OH इन द प्लेन, CH2OH, ये बना लीजिए। और ये स्टैगर्ड फॉर्म है, ये क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म है, इसको रोटेट करा के आप ऐसे बना लो, CH2OH ऊपर, H लेफ्ट में, OH राइट में। और एक बार आपने ये बना लिया, एक बार आपने ये बना लिया, ठीक है, तो अब आप इसका बना सकते हो न्यूमैन प्रोजेक्शन, और इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन ये रहेगा, इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन ये रहेगा, CHO एंड CH2OH, ठीक है, राइट में OH, लेफ्ट में H, और राइट में OH और लेफ्ट में H, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन दिया था डी एरिथ्रोस से, ठीक है, और ये आइसोमेरिज्म का भी क्वेश्चन है और बायोमोलिक्यूल का भी क्वेश्चन है। तो एरिथ्रोस जो है वो कुछ इस तरीके से बनता है, CHO OH H, ठीक है, OH H एंड CH2OH। क्योंकि ये डी फॉर्म है तो OH राइट में रहेगा, ठीक है, दिस इज डी एरिथ्रोस। और बच्चों इन दोनों को हम कर सकते हैं कंपेयर, ठीक है। ऐसा ही सबके साथ कंपैरिजन कराना है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो इजी, मगर टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपको सबको क्या करना रहेगा, कन्वर्ट करना रहेगा, ठीक है। और फिर कन्वर्ट करने के बाद इसको डी एराइथ्रोस से कंपेयर करना रहेगा कि ये क्या है, ये एक्चुअल में आइडेंटिकल है या डायस्टीरियोमर है या एनेंशियोमर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको समझना है कि भाई ये अगर क्वेश्चन में दिया है तो थोड़ा सा लेंदी है और टाइम लेकर के पेशेंस के साथ ही क्वेश्चन को करना पड़ेगा। जबकि अगर ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं तो कंपैरेटिवली ये इजी हो जाते हैं, ठीक है। यहां पे हमने देखा आइडेंटिकल मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो इसमें कायरल सेंटर की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली, जो आइसोमर्स में काउंटिंग के क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं, लेकिन अगर कार्बन कम है तो जरूर आप इन क्वेश्चंस को फटाफट यहां पहले ही अटेम्प्ट करें। जैसे कि इसमें दिया हुआ है स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ साइक्लिक ईथर। अब देखो C4H8O में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है और ये साइक्लिक ईथर होगा, और साइक्लिक ईथर होगा तो एक फॉर्म तो इसका ये बन सकता है 4 मेंबर साइक्लिक रिंग, ठीक है। और यहां पर हम इसको बना सकते हैं 5 मेंबर साइक्लिक रिंग इस तरीके से, ठीक है, 5 मेंबर साइक्लिक रिंग इस तरीके से बना सकते हैं। और बना सकते हैं हम इसको 4 मेंबर साइक्लिक रिंग, 3 मेंबर साइक्लिक रिंग भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसके स्ट्रक्चर्स को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं और बना करके देख सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने, स्टीरियो आइसोमर्स कितने। लेकिन इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं अगर बड़े आ जाएं, लेंदी आ जाएं, जैसे मान लो 5 या 6 कार्बन के लिए आ जाएं, तो इट विल बी बेटर कि आप उसको लास्ट के लिए रखें। अब ये जैसे क्वेश्चन आया था आइसोमेरिज्म का, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये डैश और वेज वाला एक फ्रेश क्वेश्चन था जो 2018 में आया था, जिसमें डैश वाले फिक्स हैं, जो वेज वाले हैं वो वेरिएबल हैं, और अगर वेरिएबल हैं तो क्या करना होगा, उसी के बारे में सोचना होगा। तो जब टीचर लोग इस तरीके के क्वेश्चंस के बारे में सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि यार ये आउट ऑफ प्लेन है,
तो अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव बनाना है तो यहां पर ये आउट ऑफ प्लेन बनेगा और ये इस तरीके से बनेगा, मतलब ये दोनों फिक्स कर देंगे। तो एक ही ऐसा आइसोमर आ सकता है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा या मीजो होगा, और इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उनमें आप थोड़ा और ध्यान रखें, क्योंकि यहां पर एक कायरल सेंटर है जो वेरिएबल है, एक कायरल सेंटर है जो वेरिएबल है, एक डबल बॉन्ड है जो वेरिएबल है, तो यहां पर टोटल आइसोमर बनने की पॉसिबिलिटी है 2 की पावर 3, और उसमें से एक ही ऑप्टिकली इनएक्टिव आ रहा है, तो 1 यहां से हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। सो विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू शुड लीव, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन जैसे इस टाइप के जो क्वेश्चंस आ जाएं जिसमें आपको आइडिया लग जाए, ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। कायरल सेंटर वाला क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे बना लो, HBr CH3 HH और CH3, ठीक है, और बहुत ज्यादा नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन, हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन, हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन, इस तरीके से चेक कर लो। ऑप्टिकली इनएक्टिव एक ये बनेगा जिसमें ये मीजो बन जाएगा, और ऑप्टिकली इनएक्टिव एक ये भी बनेगा जिसके अंदर कायरल सेंटर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल अच्छी है, तो उस क्वेश्चन को तो बिल्कुल पकड़ लें आप, मतलब छोड़े नहीं उस क्वेश्चन को, आपको टाइम लेकर के भी करना है, क्योंकि नंबर कमाना जेईई एडवांस में उतना आसान होता नहीं है, ठीक है। ऐसा लगता है कि हम क्वेश्चन कर लेंगे, कोई हमें सिखा देगा, ऐसा होता नहीं है। क्वेश्चंस बिल्कुल न्यू पैटर्न पर मिलते हैं, फ्रेश क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, ठीक है। तो बच्चों, मैं आपसे ये बोल रहा था कि बायोमोलिक्यूल जैसे टॉपिक में, ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार बायोमोलिक्यूल टफ टॉपिक होगा, और बायोमोलिक्यूल जैसे टॉपिक में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या हमें उन्हें अटेम्प्ट करना चाहिए। अब देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, इसमें बायोमोलिक्यूल में ऐसे क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, क्योंकि जेईई एडवांस का एग्जाम ऐसा है ही नहीं जिसके अंदर कोई रटने वाली चीज पूछी जाए, ठीक है, रटने वाली चीज पूछी जाए, ये होता नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया डी ग्लूकोज का, अब डी ग्लूकोज का अगर अपन ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये 2018 जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें बीटा फॉर्म कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, OH OH ऑपोजिट साइड, ठीक है, OH OH ऑपोजिट साइड, OH, ठीक है, ऑपोजिट साइड, और इस तरीके से ये दोनों ट्रांस, ठीक है, ये दोनों, ठीक है, ट्रांस, ये दोनों ट्रांस और ये दोनों ट्रांस, ऐसे बनता है, ये बीटा फॉर्म होता है। अब एग्जामिनर ने क्या किया, ये डी ग्लूकोज है, और यहां तो बीटा है लेकिन एल के लिए दे दिया, एल के लिए दे दिया, एल मतलब इसका एनेंशियोमर, और अगर एनेंशियोमर है तो इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, मिरर इमेज। हर एक कायरल को ऑपोजिट बनाना पड़ेगा, इनफैक्ट आपको बनाना भी नहीं था, आपको 4 ऑप्शन में से करना था चेक। तो अगर मान लीजिए कि बीटा फॉर्म आपको आता है तो जस्ट उसका उल्टा स्ट्रक्चर ये बन जाता है। तो मैं क्या बोल रहा था कि क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते हैं, क्वेश्चन आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं, कितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी है कि आप क्वेश्चन मतलब थ्योरी को ढंग से पढ़ के आए हो कि नहीं, ठीक है। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बीटा आता है, बीटा डी ग्लूकोपायरानोज बनाना आता है, लेकिन एल पूछ लिया तो ठीक है गड़बड़ हो गई, दोनों ऑपोजिट ही बनाने थे, ऐसा कोई डिफिकल्टी था ही नहीं, ठीक है, क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं था। अब देखो, जैसे पॉलीमर का, जैसे मान लो ये पेप्टाइड का क्वेश्चन दिया था, ठीक है, बायोमोलिक्यूल में ये पेप्टाइड का क्वेश्चन दिया था। अब ध्यान से देखें, डाइपेप्टाइड है, डाइपेप्टाइड है, इसमें COH है, एक और COH है, 2 COH है, 2 अमीन है, 2 अमीन है, इसका मतलब ये न्यूट्रल अमीनो एसिड है। ये क्या है, न्यूट्रल अमीनो एसिड है, और न्यूट्रल अमीनो एसिड के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू 6 के आसपास आती है। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए और बहुत सिंपल सा आपको बताया कि यार आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 6 के आसपास आता है, तो इससे जब लो पीएच होगा, लो पीएच होगा तो एसिडिक होगा, एसिडिक होगा तो ये भी प्रोटोनेटेड रहेगा, ये भी प्रोटोनेटेड रहेगा, दोनों में पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और दोनों में अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ये कैटायन के, डाई कैटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। यही पूछा गया था कि Z1 Z2 Z3 आर द नेट चार्जेस, मॉड वैल्यू ऑफ नेट चार्जेस। तो Z1 की वैल्यू हो गई 2, ठीक है, Z1 की वैल्यू हो गई 2। अब जब ये pH 6 रहेगा तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर नेट चार्ज होता है 0, और जब ये क्या रहेगा, pH 11 रहेगा तो स्ट्रांगली बेसिक होगा, स्ट्रांगली बेसिक होगा तो यहां से भी H चला जाएगा, यहां से भी H चला जाएगा। और बच्चों फिनॉल के लिए, ठीक है,
k की वैल्यू 10 की पावर -11 होती है, इसका pk है जो होता है 10 की पावर -10 होता है, तो इस 11 pH पर यहां से भी h निकल जाएगा। ये बच्चों ने करी थी गलती, ठीक है, और ये करी थी गलती और इसकी वजह से गड़बड़ हुई थी। ये 3 हो जाएगा, ये भी एनायन, ये भी एनायन, ये भी एनायन, और जो वैल्यू आ जाएगी इसकी वो आ जाएगी 5, ठीक है, 5 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट बात, मतलब इतना नहीं है, ठीक है। ये बच्चों सेशन केवल जेई एडवांस की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए है। 11th के या 12th के स्टूडेंट जो अभी बिल्कुल पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बच्चों ये सेशन नहीं है, ठीक है। तो मैं केवल उन बच्चों को टारगेट कर रहा हूं जिनको 10 दिन के बाद जेई एडवांस का एग्जाम देना है, उनकी मेंटल प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, और क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन कराने का, देखो आपने किया होगा ये क्वेश्चन भी आपने किया होगा, लेकिन मेरा एम यह है कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि क्वेश्चन दाएं बाएं आएगा और आपसे पढ़ा हुआ ही होगा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन आपका सही होगा, वही आपको चूज करना है क्वेश्चन पेपर में, वही आपको पकड़ना है कि कौन सा क्वेश्चन आप कर सकते हो और कौन सा क्वेश्चन थोड़े अटेम्प्ट करने के बाद कर सकते हो और कौन सा क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। अगर इतना कर लिया तो काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला आपसे पॉलीमर केमिस्ट्री, अब पॉलीमर केमिस्ट्री में सबको पता है भाई नेचुरल रबर क्या होता है, और नेचुरल रबर जो है ये इसका क्या होता है, सिस फॉर्म होता है, ठीक है, और सिस फॉर्म किसका, 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन का, ठीक है, जो पॉलीमर बनता है सिस, ठीक है, उसी को हम कहते हैं नेचुरल रबर, और इस तरीके का ये पॉलीमर होता है, ये सबको पता है। लेकिन बोल दिया यार इसका हाइड्रोजनेशन कराया, आप सबको पता है हाइड्रोजनेशन क्या होता है, हाइड्रोजनेशन से ये बनता है। तो यहां पर देखो 2 टॉपिक्स कनेक्ट किए हैं, एक टॉपिक तो आपका कनेक्ट किया है पॉलीमर और एक टॉपिक आपका कनेक्ट किया हाइड्रोजनेशन, और उससे ये पॉलीमर बनेगा हाइड्रोजनेशन से। अब ये भी अगर हम कोपॉलीमर मानते हैं तो इसके 2 मोनोमेरिक फॉर्म्स हुए, और 2 मोनोमेरिक फॉर्म्स में एक तो ये रहेगा प्रोपीन और एक रहेगा इथीन, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों का कोपॉलीमर बनाओगे तो बन जाएगा। तो क्वेश्चन एकदम नीश है, फ्रेश है, जिसमें 2-3 कॉन्सेप्ट को मिला करके पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे सही होगा, पहले आपको रखना पड़ेगा कॉन्फिडेंस, दूसरा आपको देना पड़ेगा टाइम, और ऑप्शंस भी मैच कराने पड़ेंगे, ठीक है, तभी हम इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि फिनॉल न्यूट्रल FeCl3 के साथ वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, लेकिन इसको कनेक्ट किया हुआ है किससे, आइसोमेरिज्म से, आइसोमेरिज्म से कनेक्ट किया है। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसका मतलब इसमें कायरल सेंटर है, और एक बात इसमें 2 ऑक्सीजन है, और एक बात इसके अंदर एक ऑक्सीजन फिनॉल से जुड़ा हुआ है, फिनॉल से जुड़ा हुआ है, 2 ऑक्सीजन है। तो हम इसको ऐसे अगर बनाते हैं CHOH CH3, तो यहां आ जाएगा बच्चों एक कायरल सेंटर। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। बोला है कितने टोटल बनेंगे, अब टोटल बनाने हैं इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए, और अगर टोटल बनाने हैं तो इस ग्रुप को आप ऑर्थो पे लगा सकते हो, मेटा पे लगा सकते हो, पैरा पे भी लगा सकते हो, और हर एक के लिए एक एक कायरल सेंटर भी आएगा। तो ऑर्थो के लिए 2 RS, मेटा के लिए 2 RS और पैरा के लिए 2 RS, टोटल यहां पर 6 स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी जेई एडवांस में टारगेट किए जा रहे हैं। अमाइड ग्रुप से एनायन नहीं बनेगा क्योंकि अमाइड इतने एसिडिक नहीं होते हैं, ठीक है। अमाइड लोन पेयर डिलोकेलाइज्ड होते हैं, अमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड का ही रोल होता है, ठीक है, किसमें, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट में, ठीक है। तो बच्चों ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अभी हम और जो चैप्टर्स हैं जैसे हाइड्रोकार्बन, अल्काइल हैलाइड, उनमें क्या क्या आपको सोचना चाहिए, कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके बारे में बात करते हैं। और ये सब मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन का लेवल इजी होता है, मगर क्वेश्चन कई तरीके के कॉन्सेप्ट से मिलकर के बनता है, और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते हैं, ठीक है। कम से कम उतने जो एक अच्छी रैंक लाने के लिए रिक्वायर्ड है उतने क्वेश्चन आप लोग भी आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे टाइम सेवर कोर्स का एडवर्टाइजमेंट भी है, कभी कभी हमें एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ता है, ठीक है, और होना भी चाहिए क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इस कोर्स के अंदर, ठीक है। इसमें ये जो कोर्स है ये नए स्टूडेंट्स के लिए, और ये हमारी फैकल्टी टीम है, मेरे ख्याल से सारे नॉन फेजेस हैं, सारे कोटा की बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ाने वाली, टॉप लेवल पर पढ़ाने वाली फैकल्टीज हैं,
ओके, इस लेक्चर के 2 पार्ट्स हैं, 45 मिनट्स की थ्योरी और 45 मिनट्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ठीक है, थोड़ा सा अलग फीचर है क्योंकि कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर हुआ तो उसी समय पर आपका क्वेश्चंस हुए और वो कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा हमने इस बार इसमें इंक्लूड किया है डेडिकेटेड ग्रुप, किसके लिए? टाइम सेवर स्टूडेंट्स के लिए। लाइव डाउट सेशंस, लाइव डाउट चैट और मेंटरशिप प्रोग्राम भी है। ठीक है, सेपरेट बैचेस हैं और सेपरेट मेंटर्स हैं सबके लिए। और बच्चों इसमें ऑनलाइन टेस्ट हैं, हैंडपिक क्वेश्चंस हैं और बच्चों इसमें जो फी स्ट्रक्चर है वो ये है। ठीक है, इसके बारे में और बातचीत हम कर चुके हैं। इसके अलावा बच्चों एक और कोर्स है एनसीईआरटी मास्टर कोर्स जो मैंने बनाया है, काफी कुछ मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं, काफी नए लेक्चर्स इसमें आ रहे हैं। ये डेडिकेटेड है केवल एनसीईआरटी क्रिस्प के लिए और इसका एक वीडियो प्रमोशन आज मैंने यूट्यूब पे लगाया भी है। इसमें क्या टॉपिक्स कवर होंगे ये, ठीक है, वैसे मैंने सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी के कवर किए हैं तीनों। ठीक है, केमिस्ट्री के और काफी सारे टॉपिक्स की रिकॉर्डिंग में कर भी चुका हूं। इस तरीके से जैसे मैं इसको पढ़ाऊंगा इसके बारे में यूट्यूब पर एक वीडियो में ऑलरेडी, ठीक है, इस पर पोस्ट कर चुका हूं। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे अबाउट, ठीक है, हम लोग बातचीत कर रहे थे अबाउट चैप्टर्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको जान करके ताज्जुब होगा कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस आए हैं चैप्टर्स में वो एनसीईआरटी बेस्ड भी आए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड भी आए हैं। कुछ क्वेश्चंस जो इस तरीके के आपको मिले हैं, ठीक है, जेईई एडवांस में। इसके अंदर क्या है कि अब जब तक आपका पूरी तरीके से रिएक्शन क्लियर ना हो, ठीक है, जब तक आपको ये ना पता हो कि इस रिएजेंट से क्या हो रहा है, तब तक आप क्वेश्चन को बच्चों अटेम्प्ट ना करें। ठीक है, उसमें क्या है, गलत होने के ही चांसेस ज्यादा होंगे। जैसे कि हमारे पास बेंजीन है, इसकी रिएक्शन CO और HCl से कराई तो आपको याद हो गैटरमैन कोच रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। तो ये बेंजीन की रिएक्शन से यहां पर बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसके बाद रिएक्शन कराई AC2O एंड CH3COONA। तो ये रिएक्शन आपको याद आनी चाहिए, परकिन रिएक्शन है और परकिन रिएक्शन से बन जाएगा PH CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये कंपाउंड गिव्स X कंपाउंड। और यहां तक अगर आप पहुंच गए तो 4 ऑप्शन से भी आप पहुंच सकते हो। लेकिन अगर ब्रोमीन की रिएक्शन नेक्स्ट कराई गई है तो इस पर ब्रोमिनेशन हम एंटी एडिशन करवा सकते हैं, एंटी एडिशन करवा सकते हैं, ये बन जाएगा। और ये बहुत कॉमन है, हालांकि ये मैंने हाइड्रोकार्बन में मैंने इसको लिया, लेकिन इसमें सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। हाइड्रोकार्बन के साथ साथ आपका हेलोजन डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन के इनोलेट रिएक्शन के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं और फिर अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवा के और यहां पर बन जाएगा पहले डबल बॉन्ड फिर ट्रिपल बॉन्ड और इसके अंदर बेस के साथ हीटिंग हो रही है तो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन भी हो जाता है। मगर इस तरह के क्वेश्चंस को सही करने के लिए GOC या आइसोमेरिज्म या बायोमोलिक्यूल या पॉलीमर की तरह नहीं है कि वो टॉपिक पढ़ा और फिर आपसे क्वेश्चन हो जाए। इसके लिए आपको सारे कॉन्सेप्ट की क्या चाहिए, मिक्सिंग चाहिए। ठीक है, अगर आपके चैप्टर्स क्लियर हैं, बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस जेईई एडवांस में नहीं आते हैं जिसमें एक्सेप्शनल कोई रिएक्शन पूछी जाए या फिर ऐसा कोई पूछा जाए कि जिसमें कोई एक्सेप्शन आ रहा हो, ऐसे क्वेश्चन जेईई एडवांस में नहीं आते हैं। इनफैक्ट जैसे पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आया था तो उसमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हम याद रखते हैं, लेकिन वहां पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी उन्होंने चेंज करके दिया था, तो उस लेवल तक जाकर के क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। लेकिन यहां पर अगर आपको ये रिएक्शंस, गैटरमैन कोच रिएक्शन, परकिन रिएक्शन, ठीक है, ब्रोमीन का एडिशन, एंटी एडिशन, इसके बाद अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजनेशन, और अगर आपको सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन का आइडिया नहीं है, कहीं भी मिस करते हो तो ये क्वेश्चन मिस कर जाओगे। तो जो स्टूडेंट अच्छी तरीके से जिन्होंने पढ़ाई करी है, हर एक रिएक्शन मैकेनिज्म से पढ़ी है, उनके लिए जरूर ये क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस उनको जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो ये जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली, जो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन आते हैं एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, अगर वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे ये ट्रांस पर एंटी एडिशन, सिस पर एंटी एडिशन, सिंपल ट्रिक्स हमने बनाई हुई है। 2017 का ये क्वेश्चन है, TAE एंड CAT। तो सिस पर एंटी एडिशन से बनेगा 3O, ठीक है, 3O, और ट्रांसफर एंटी एडिशन से बनेगा एरिथो। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मिरर इमेज जरूर बनाएंगे, और ट्रांसफर एंटी एडिशन से बनेगा एरिथो। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बोनस होते हैं। देखो 60% के आसपास क्वेश्चन अगर टारगेट करें तो अच्छी रैंक के लिए ला सकते हो, 70-80% तक भी जा सकते हो। लेकिन
पहले आपको चूज करना पड़ेगा कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये मीजो है और ये ऑप्टिकली एक्टिव है और इसके रिलेशनशिप के बारे में पूछा है। मीजो की मिरर इमेज आइडेंटिकल, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव की मिरर इमेज एनेंशियोमर, और फिर इनके बीच में रिलेशनशिप डायस्टेरियोमर वगैरह वगैरह, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं ये लाइव चैट पढ़ने में थोड़ा सा स्लो हूं क्योंकि मैं बहुत सारी बातें आपसे कर रहा हूं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है अखंड भारत, ईटूज गोस पायरेट, गुलशन गौतम, गोवर्धन, देखो मेरा क्वेश्चन कराने का बेटा एम नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आप बहुत कर चुके हो, इसलिए बी आंसर या ये मतलब इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि अब आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन तो साथ साथ में सॉल्व हो ही रहे हैं और 90% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने क्वेश्चंस पहले करे भी होंगे। ठीक है, करे भी होंगे। तो मेरा अप्रोच है कि भाई क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, किस थिंकिंग के साथ क्वेश्चन पेपर में जाना चाहिए। वो थिंकिंग नहीं होनी चाहिए कि जो हमने पढ़ा वो आएगा, वो थिंकिंग सिर्फ जेईई मेंस में होती है। अब थिंकिंग ये होनी चाहिए कि यार नया क्या आएगा, जो हमने पढ़ा उसमें से हमें और क्या सोचना पड़ेगा, क्या चीजें मिक्स करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये काफी इजी है, ये क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो मजा आ जाए। अब जैसे इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये होते बड़े सिंपल हैं लेकिन ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना करके डरा देते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना करके डरा देते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट, ठीक है, असाइलेशन रिएक्शन, 2020 का क्वेश्चन है। तो यहां पर सबसे पहले चेक करो बेंजीन में ये लगेगा कहां पे, यहां पर 2 अल्फा एच है और अगर 2 अल्फा एच है बच्चों तो यहां पर लगेगा, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन है और यहां हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है तो ये यहां पर लगेगा C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। और जिसने ये बना लिया उसके लिए फिर जिंदगी कूल हो गई क्योंकि यहां पर बन गया। और जिंक HgHCl के साथ यहां पर क्या हो, क्लेमेंसन, H3PO2 के साथ यहां कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन के साथ इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन शो कर सकता है और फिर ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन हो सकती है। अगर बच्चों आप यहां स्टक कर गए कि आपको कहां लगाना है, ये ग्रुप कहां लगाना है, यहां लगाना है कि यहां लगाना है कि यहां लगाना है, तो थोड़ा ऑप्शन पे भी चले, ऑप्शन से भी मैच कराने की कोशिश करें। ठीक है, हालांकि ये बहुत सिंपल है क्योंकि यहां 0 अल्फा एच है, यहां पे भी 0 अल्फा एच है, केवल इसके पास 2 अल्फा एच है तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पे लगाएंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, पैरा ब्लॉक्ड पोजीशन है। तो ये अप्रोच के साथ क्वेश्चन करें। सबने पढ़ ली फ्रीडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन, असाइलेशन, गेटरमैन कोच, गेटरमैन एल्डिहाइड, ठीक है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, सबने पढ़ लिया। लेकिन अब इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पेपर में मार्क्स कैसे लाएं। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर में मार्क्स लाने के लिए कई बार उल्टा भी सोचना पड़ता है। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो एक चीज कंफर्म है कि जो बेंजीन है इससे हमें जोड़ना है इलेक्ट्रोफाइल। क्या जोड़ना है? इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले देखो कि इनमें से कौन कौन नहीं बना सकता है। और मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो रिएक्शन है टर्शरी ब्रोमाइड की, ये शो करेगा E2 रिएक्शन। क्या शो करेगा? ये E2 रिएक्शन शो करेगा। और E2 रिएक्शन शो करेगा तो ये डायरेक्ट अल्कीन बनाएगा, इसमें कार्बोकेटायन बनने का कोई चांस नहीं है। तो ये तो आधा काम तो यही हो गया कि विच विल गिव, तो आपने ये उल्टा सोच लिया कि कौन नहीं दे सकता है। बाकी ये तो आप जानते हो, प्रोटोनेशन से कार्बोकेटायन बनेगा, Cl- से कार्बोकेटायन फिर रीअरेंजमेंट होगा, BF3 से यहां से भी OH लिविंग ग्रुप की तरह कार्बोकेटायन फिर रीअरेंजमेंट होगा और सभी टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन बना सकते हैं। तो ये अप्रोच से करेंगे तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखो ये इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है तो आपको इजी लग रहा है क्योंकि आपने क्वेश्चन पहले देखा है, कहीं ना कहीं तो इजी लग रहा है। लेकिन कोई फ्रेश क्वेश्चन नया आएगा तो वो बच्चों इजी नहीं लगेगा। पेशेंस से क्वेश्चन को करना, पेशेंस से करना। ठीक है, अब जैसे इस तरह के क्वेश्चन आ जाए और आप बिल्कुल कंफर्म हो कि यार H2PDBSO, और हमको पता है अल्काइन से सिस अल्कीन बनाता है, हमको पता है डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 हाइड्रोक्सिलेशन करता है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है, तो ऐसे क्वेश्चन तो बच्चों जरूर अटेम्प्ट करें, छोड़े नहीं। ठीक है, बिल्कुल ना छोड़ें। और जैसे यहां पर CH2 है, इसकी रिएक्शन कराई, सिस अल्कीन, अल्काइन से सिस अल्कीन हमने बना लिया और उसके बाद इसमें 3 डबल बॉन्ड हो गए और डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 से जब हम डबल बॉन्ड की रिएक्शन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की रिएक्शन को कराते हैं तो हाइड्रोक्सिलेशन होता है और दोनों तरफ OH OH ग्रुप्स आ जाते हैं। तो हर डबल बॉन्ड के लिए 2 आएंगे तो 3 डबल बॉन्ड के लिए 6 आंसर आएगा। ठीक है, 6 आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन तो जरूर, जो भी रिएजेंट अपने को कंफर्म है, ऐसे क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और क्रॉस चेक भी करना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं हेलो अल्केन हेलो अरीन के क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने देख के ही सर क्या ABCD सिखा रहे हैं, बस खाली C6H10O दे दिया। तो जब ऐसा दिया है, बिल्कुल सब कुछ सन्नाटा है, तो क्या करें? ऑप्शन पे चले जाएं।
सारे ही ऑप्शन में 6 मेंबर रिंग है, और अगर 6 मेंबर रिंग है और आपको ग्रिग्नार्ड दे रखा है तो जरूर ये एल्डिहाइड कीटोन होगा, क्योंकि 6 मेंबर रिंग है तो ये भी तो एक पॉसिबिलिटी बनती है। और अगर आपने ये सोचा तो डीयू जरूर कंपेयर किया करें, जैसे इसके लिए जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से भी और इसके साथ भी। और अगर आपने ये मतलब माइंडसेट में आ गया आपके और आपने सोच लिया तो क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करा के टर्शरी अल्कोहल बना लेंगे और उसके बाद फिर बाकी सारी रिएक्शंस इजी है। अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ क्लोराइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होता है, HBr पेरोक्साइड के साथ एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन होता है, और हाइड्रोजन निकल के साथ पहले ये बनाता है अल्कीन से अल्केन, और ब्रोमिनेशन सिलेक्टिव है, मोस्ट स्टेबल रेडिकल से बनता है, तो ये आंसर इसका बन जाएगा। लेकिन अप्रोच वहां पर ऐसी होनी चाहिए, मैथ्स फिजिक्स और तीनों केमिस्ट्री के क्वेश्चन जब एक साथ देखो तो डरना नहीं है, ठीक है, और आपको थोड़ा पेशेंस के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि ऐसी कोई रिएक्शन नहीं जो आप जानते नहीं हो अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है, लेकिन जब हमें ये परफॉर्म करना है तो आ सकती है थोड़ी सी दिक्कत, और वो परफॉर्म करने के लिए दिक्कत कब नहीं आएगी, जब क्वेश्चन थोड़ा पेशेंस से आप करोगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी जेईई एडवांस में आते हैं, और ये क्वेश्चन भी पुराना नहीं है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पे देखो CONA, जब भी मैं ये देखता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड, मेरे दिमाग में दो ही रिएक्शन आती है, एक सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन और एक कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि NaOH दिया हुआ है, और कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पर RR बनता है, डाई अल्काइल बनता है, ठीक है, इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है। अगर सोडा लाइम कराते हैं तो प्रोपेन बनता है। जिंक HgHCl मेटल की रिएक्शन, पहले कार्बन आयन फिर H+ के साथ रिएक्शन, ये भी प्रोपेन बनाता है, और जिंक डस्ट के साथ यहां पर बनता है अल्कीन। और ये क्वेश्चन भी है बोनस, ठीक है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और जो शार्प हैं, जो नए क्वेश्चन से डरते नहीं है, उनके लिए क्वेश्चंस काफी इजी हो जाते हैं, ठीक है। तो इनमें अगर आप सारी क्लियरिटी है तो जरूर क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें। इसके बाद बच्चों ये मैं बोल रहा था आपसे कि ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी बेस्ड है, मतलब ये जो रिएक्शन है Cl2 और एक्सेस और UV लाइट, दिस इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, और इससे बनता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड C6H6Cl6, ठीक है, C6H6Cl6, और ये बिल्कुल एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। इसका नाम जरूर है बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC, मगर एरोमेटिसिटी ये जा चुकी है, इसको 666 भी कहते हैं, लिंडेन भी कहते हैं, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन में जरूर एरोमेटिक बनेगा, बिल्कुल सिंपल है, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट को मिक्स करने के कारण क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, और कम टाइम में जब अपने माइंड को अप्लाई करना पड़ता है तो थोड़ा सा टफ भी हो जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन रेड हॉट कॉपर से कराते हैं तो मैसिटिलीन बन जाता है, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन NaOET से, जब भी ये NaOET आता है मेरे दिमाग में अल्काइल हैलाइड का डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कराने का आता है, और मैं जब ये रिएक्शन कराता हूं तो ये एंटी एरोमेटिक बनता है, एंटी एरोमेटिक बनता है। और ये जब कंपाउंड आते हैं साइक्लोपेंटाडाइन, तो बेस के साथ ये बनता है H+ निकाल के कार्बेनाइन बन जाता है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप जानते नहीं हो, लेकिन इन सब में से दो ही ऑप्शन है जो एरोमेटिक बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी, ठीक है, काफी इजी है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको परफॉर्म करने चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये कॉलम मैचिंग क्वेश्चन है, 2018 में आया है, और जो हमारी कंपैरिजन टेबल SN1 SN2 E1 E2 जिसने ढंग से पढ़ी है, ठीक है, सुपर सेवर में भी मैंने पढ़ाया, इसके बाद ईयर लॉन्ग में भी मैंने पढ़ाया, फाइनल शॉर्ट में भी मैंने पढ़ाया, सब में हमने डिस्कस किया, और ये टेबल अगर किसी ने ढंग से करी है तो वो आराम से क्वेश्चन कर लेगा, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। ये 3 डिग्री है और इसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ E2 होगी, ठीक है। मैं स्टूडेंट्स आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो पढ़ नहीं पा रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप जुड़े रहें, जो जो मेरे मन में वो मैं जरूर आज बोल के जाऊंगा, क्योंकि ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि आप परफॉर्म अच्छा करें और किसी तरह के डर की वजह से आपको कोई चीज आती हो और फिर आप गलत ना करके आए, ठीक है। तो ये HBr की रिएक्शन ईथर के साथ, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड है। SN1 रिएक्शन होगी, एक तरफ 3 डिग्री एक तरफ 1 डिग्री, और SN1 रिएक्शन यहां पे होगी, ये टर्शरी है, और ये E2 रिएक्शन यहां पर होगी, और यहां पर MEBr मतलब ये सबस्ट्रेट हो गया, और इसकी रिएक्शन SN2 होगी, ठीक है बच्चों। तो
अब आपको एक बार ये मैकेनिज्म पता चल गया तो ऑप्शन मैच कराना इजी है। जनरली एक दो ऑप्शन मैच कराने से सही ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं। एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। इनफैक्ट जब आप आंसर कर लो, जैसे मान लो इसका आंसर बी आ गया, तो कम से कम एक एक गलत ऑप्शन जरूर ए सी डी में से चेक कर लेना। ठीक है, पता चला एक और आंसर सही है तो कम से कम एक एक ऑप्शन, जैसे आर का या एस का या क्यू का गलत ऑप्शन जरूर चेक कर लेना, ताकि कन्विंस हो जाएं कि ए बी के अलावा और कोई ऑप्शन गलत नहीं है। ठीक है, तो वो कन्विंस भी हम हो जाएं, इस बात का भी ध्यान रखना। बच्चों अल्कोहल ईथर में दो ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये SN2 का बहुत सिंपल सा PBr3 NaI एसीटोन NaN3 3 बार SN2 हो रहा है, तो 3 बार हो रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड रहेगा। इसका मतलब यहां पे कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड ऑप्शन में ढूंढना है। तो ये आसान क्वेश्चंस हैं जो आपको आते हैं, ये जरूर पढ़ना आप लोग। अगर पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ना। 2-3 बार क्वेश्चन जेईई एडवांस में आ गया, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड, और क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड से एक तो बन जाता है इसमें फिनॉल और एक बनता है एसीटोन, एक बनता है एसीटोन। और मुझे इस बात से भी आइडिया लग जाता है क्योंकि यहां पर CHCl3 और KOH दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? CHCl3 और KOH दिया हुआ है। और अगर ये दिया हुआ है तो बच्चों ये राइमर टाइमन रिएक्शन है, और राइमर टाइमन रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट बनता है किससे? ऑर्थो से, और ये स्टीम वोलेटाइल होता है, इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग होती है। सारी बातें एनसीईआरटी में लाइन से दी हैं, ये क्वेश्चन बना के दे दिया तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक है, अब जो Q की रिएक्शन है वो NaOH से H+ निकलेगा और PHCH2Br से SN2 रिएक्शन होगी। यहां आ जाएगा OCH2PH और यहां आ जाएगा CHO जो कि एक एल्डिहाइड है। तो क्या क्या टेस्ट किया? एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शन, एक क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड जो फिनॉल की रिएक्शन है, CHCl3 NaOH जो फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी है, ये केमिकल ये फॉर्मेशन है, और SN2 रिएक्शन। और ये पॉइंट दिया हुआ है स्टीम वोलेटाइल है, ये Q जो है फिनॉल है FeCl3 का टेस्ट देता है, और ये एल्डिहाइड कीटोन टॉपिक से 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन रिएक्शन देता है। तो कुल मिलाकर के बच्चों इसमें करेक्ट स्टेटमेंट की बात हुई थी, तो माइनर वाला स्टीम वोलेटाइल नहीं है। ठीक है, मेजर वाला स्टीम वोलेटाइल है क्योंकि उसमें इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग है। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन है इजी, लेकिन टाइम पर आप लोग क्लिक करें तो है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बच्चों ये सेशन में मैं एक लास्ट क्वेश्चन और लेना चाह रहा हूं, ये वाला, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है क्योंकि बार बार आ रहा है। ये HCHO का बेस के साथ कॉम्बिनेशन, ये HCHO का H+ के साथ कॉम्बिनेशन बार बार आ रहा है। तो जब अपन बेस के साथ कराते हैं रिएक्शन तो पहले होगी एल्डोल कंडेंसेशन क्रॉस एल्डोल। कौन सी रिएक्शन होगी? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, मेरे ख्याल से सबने अच्छे से पढ़ लिया होगा, जेन्युइनली जो तैयारी कर रहे हैं उन्होंने जरूर कर लिया होगा। तो यहां पर होगी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, CH2OH यहां पर आ जाएगा और अल्फा हाइड्रोजन एटम सारे हो जाएंगे खत्म, तो ये बन जाएगा। इसके बाद बच्चों इसकी रिएक्शन आगे भी जा सकती है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, और इसमें क्या होगा? इसमें कैनिजारो हो जाएगी, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, तो यहां पर बन जाएगा ये कंपाउंड, यहां पर ये कंपाउंड बन जाएगा। अब ये बन गया डायोल। ठीक है, और डायोल की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हो सकती है, साइक्लिक एसिटल, हेमिकीटल्स, कीटल्स, ये सब हमने पढ़े हुए हैं। और इस रिएक्शन से साइक्लिक क्या बनेगा? क्योंकि एल्डिहाइड है, साइक्लिक एसिटल बनेगा। और इस तरीके की रिएक्शंस को 2 या 3 बार जेईई एडवांस में पूछ लिया गया है। 2-3 रिएक्शंस का यूज हो रहा है, पहले क्रॉस एल्डोल, फिर हो रहा है क्रॉस केनिजारो, और लास्ट में हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एसिटल्स। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। ये 2016 में आया था और उसके बाद ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, क्वेश्चन थोड़े से डायरेक्ट ही पूछे गए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये जो क्वेश्चन 2018 में आया पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, एसीटोन की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ मैसिटिलीन बनता है, रेड हॉट आयन ट्यूब के साथ मैसिटिलीन बनता है। ठीक है, इसके बाद ब्रोमीन और NaOH के साथ यहां गड़बड़ हो गई, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है, और हेलोफॉर्म रिएक्शन से यहां पर आ जाएगा क्योंकि H3O+ दिया है, COH 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 आ जाता है। और सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन अगर करेंगे तो ये भी बेंजीन बना लेता है। ठीक है, तो ये बच्चों ये गड़बड़ है, ये गलत हो गया। और यहां पर 3 मिथाइल देख करके थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टूडेंट में हो भी सकता है। और इसके बाद जिंक HgHCl से तो बहुत सिंपल है, क्लेमेंसन रिडक्शन है। तो हर एक क्वेश्चन में
3-3, 4-4 रिएक्शन का यूज होगा, ये मान के चलो। और मजा तब आएगा जब आप कुछ ऐसे क्वेश्चन, सारे नहीं, ठीक है, 50-60% क्वेश्चन सही करके आओगे, ठीक है, 50-60% क्वेश्चन सही करके आओगे। सॉरी, ये चला गया आगे। तो बच्चों, क्या लगता है, आप लोग आराम से पेपर कर सकते हो? और ऐसा मेरा मानना है कि क्वेश्चन पेपर टफ नहीं होता है, टफ होता है मेंटल, ठीक है, एप्टीट्यूड जो आपको वहां पे लगाना है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन तो स्टूडेंट जो करते हैं वो इस बेसिस पर कर लेते हैं, ऑप्शन देख के एलिमिनेट करके भी कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रियांश कुमार, मेरी ऑर्गेनिक वीक है, मुझे कौन सा टॉपिक ऑर्गेनिक से पढूं जो एडवांस में बेनिफिशियल हो? देखो बेटा, फ्रैंकली स्पीकिंग 10 दिन बचे हैं। अगर आप पूरी ऑर्गेनिक करना चाहते हो तो इट इज नॉट पॉसिबल। जीओसी, आइसोमेरिज्म, इनिशियल लेवल के रिएक्शन मैकेनिज्म अभी आप लोग कर लें, वही आपके लिए अभी अच्छा रहेगा, ठीक है। अखंड भारत, हाउ टू क्लियर जेई इन 1 वीक। सो इफ यू आर टैलेंटेड, ठीक है, आप गॉड गिफ्टेड हो, तो आप केवल 1 हफ्ते पढ़ाई करके कर सकते हो। लेकिन ये पढ़ाई थोड़ी सी लंबी है, 1 मंथ, मतलब 1 मंथ से या 1 वीक से थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। लोग सालों से तैयारी कर रहे हैं, और जो ब्रश्ड अप हैं, जो कॉन्सेप्ट जिनके अच्छे हैं, वो इस एग्जाम को जरूर क्लियर करते हैं। जो मेंटली टफ है, जो प्रेशर में, टाइम प्रेशर में घबराते नहीं, वो करते हैं। लेकिन अखंड भारत मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन डिलीट ही कर दिया। नयन कुमार गोयल, यस। सुपर 30 बाय जॉन सर, हाउ टू गेट जॉब इन E2? सो इट इज नॉट, मैं कैसे बता सकता हूँ कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों, यस अखंड भारत, आपने सारे आंसर्स बिल्कुल सही दिए हैं। मैं देख नहीं पाता हूं, जब मैं पढ़ाता हूं तो थोड़ा सा, ठीक है, चैट पढ़ने में और बात डिस्कस करने में स्टूडेंट के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए मैं बीच में चैट नहीं देख पाता हूं। ओके, इसके बाद यस लिंडा सर, इज योर कोर्स सफिशिएंट? यस ऋतिक, माई कोर्स इज सफिशिएंट। ईयर लॉन्ग कोर्स जो है थोड़ा सा पुराना है। अब अगर आप लोगों को परचेज करना है तो सुपर सेवर कोर्स इज द बेस्ट ईयर लॉन्ग कोर्स, क्योंकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट सही हैं। जो अभी लेटेस्ट कोर्स है वो है टाइम सेवर कोर्स, और टाइम सेवर कोर्स में, ठीक है, हम लोगों ने पूरी जान लगा रखी है। स्टूडेंट्स को भी काफी मजा आ रहा है और हमको भी काफी मजा आ रहा है, ऑफलाइन, ठीक है, दोनों में, ऑफलाइन और ऑनलाइन में। सो प्रथम गोष्ठ, सर टिल व्हाट टाइम सिलेबस शुड बी कंप्लीटेड फॉर जेई 2022? सो एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, कम से कम जनवरी तक तो करो, ठीक है, जनवरी तक करो, जिससे पहली बार जब आप जेई मेंस दो तो अच्छे से दो, और जब सेकेंड टाइम आप जब जेई मेंस दो, ठीक है, तो पूरा पहली बार का एक्सपीरियंस होगा, और उसके साथ साथ सारे टॉपिक्स 2 बार कंप्लीट हो जाएंगे तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे, और उसके बाद फिर जेई एडवांस में आप अच्छा ही करोगे। और प्रथम ग्रोवर, बार बार ये स्पैमिंग मत करो। हर जोशी, आइसोमेरिज्म में थोड़ा डर लगता है, तो डर तो बेटा सारे ही टॉपिक में लगना चाहिए, ठीक है, डर के आगे ही जीत है। जो डरता है वही परफॉर्म करता है, क्योंकि वो सिंसियर रहता है। जो डरता है वो सिंसियर रहता है, और जो सिंसियर रहता है वही परफॉर्म करता है। अच्छा आदित्य पांडे, क्या प्रॉब्लम हो गई बेटा? हम तो कोशिश अच्छी ही कर रहे हैं। सर एल्डिहाइड और कीटोन इंपॉर्टेंट है क्या? यस नयन कुमार गोयल, एल्डिहाइड कीटोन इंपॉर्टेंट है। एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन, नेम रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये सारी इंपॉर्टेंट है। यस पुनीत निकम, यस यू हर्ड इट राइट, मैं करने वाला हूं ये। हर जोशी, बाकी चैप्टर्स पर फोकस करो ना ब्रो। नहीं बेटा, मेरे ख्याल से नयन, अगर आपने एल्डिहाइड कीटोन अच्छे से नहीं किया तो कम से कम एल्डिहाइड कीटोन में एल्डोल, कैनिजारो, ठीक है, हेलोफॉर्म रिएक्शन, परकिन रिएक्शन, ये जरूर करके जाना। हमने देखा कई बार एल्डोल, कैनिजारो, परकिन के क्वेश्चन आए और वो मिक्सिंग के साथ आते हैं, तो दूसरे टॉपिक जो पढ़े हुए हैं वो भी गड़बड़ हो जाएंगे, तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पॉलीमर इंपॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस, एक क्वेश्चन आया है 5 साल में, ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नॉमेनक्लेचर में भी एक क्वेश्चन आया है, तो आपको समझ में आ गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है। ओके आर्यन, नमस्कार बेटा, नमस्कार। नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जीओसी, पॉलीमर, बायोमॉलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तो बेटा है ही नहीं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तो जेई एडवांस में आता ही नहीं है। ओके आदित्य गुप्ता, यस यू कैन कम फॉर टीएससी, ठीक है, ऑफलाइन में आप आ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो सेशन है, जिन लोगों ने देखा नहीं है वो जरूर देखें और अपना एनालिसिस करें, कहीं कहाँ आप वीक पढ़ रहे हैं, और सारी नेम रिएक्शंस का अच्छे से जरूर रिवीजन करें, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई एडवांस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।